साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन प्रश्नों की श्रृंखला को बनाते होंगे। यहाँ सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमटेट, एसटेट का रैपिड मोड में तैयारी करवाया जाता है। बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो, इतना फ्रेश व फास्ट स्पीड से रैपिड रिकॉल कराने वाला वीडियो यूट्यूब पर आपको देखने को दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा टैगलाइन है भूलना मनुष्य का स्वाभाविक प्रक्रिया है और रैपिड रिकॉल के द्वारा याद करवाना हमारा कार्य है। साथियों, सबसे पहले हम लोग रैपिड रिकॉल का मोस्ट वीवीआई 10 प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। वह आप सभी अपना उत्तर कॉपी पर जंबो स्पीड से लिखते चलेंगे। जो साथी उत्तर नहीं जानते हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो के अंत में उत्तर दिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अब ये सेट नंबर हमारा 17 है, वीवीआई रैपिड रिकॉल का सेट नंबर हमारा 17 है। और आप अगर इसी तरह की श्रृंखला को नित्य देखना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन शाम में हमारा क्वेश्चन जारी किया जाता है हमारे व्हाट्सएप नंबरों पे, और अगले नेक्स्ट दिन जो है सो यूट्यूब के पर, तो आप हमारे यूट्यूब को भी लगातार देखते रहें। अब प्रश्न श्रृंखला हमारा पहला है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। दूसरा जो है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। तीसरा, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोड़ देता है। चौथा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। पांचवा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। छठा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। सातवां, हार्नी के अनुसार मौलिक सिद्धांतों के संप्रत्यय का विकास होता है। आठवां, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है। नौवां, डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। 10वां, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो साथियों, ये हमारा रैपिड रिकॉल का सीरीज है। और साथियों, हमारे चैनल पे आपको रैपिड फायर मोड का भी सीरीज है, जिसमें अलग अलग तरह का सीडीपी का क्वेश्चन है, और उसके बाद जीके से संबंधित जो एक सीरीज है वो भी है। तो आप इन सभी को देखकर आप विभिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और साथियों, ये जो सेट नंबर हमारा 16 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर आधारित है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इसके पूर्व जारी कर चुका था, और इससे संबंधित और भी कुछ प्रश्नों की श्रृंखला थी जो पार्ट 2 में जारी किया जा रहा है, और इसका एक पार्ट और भी होगा, पार्ट 3 होगा। तो इसलिए आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो पर नित्य बने हुए रहेंगे। और एनईपी से कोई भी परीक्षा में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल रूप से स्किप नहीं करेंगे। अब इसका जो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको हम बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति पर शिक्षा एनपीई 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल से 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिल गई। स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। अब टॉप एमसीक्यू फॉर एनईपी 2020 जो टॉप क्वेश्चन है उसका है, अब प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 1 नंबर की निश्चित गारंटी है, ये लिखित में आपको देता हूं। अब जो पहला क्वेश्चन है हमारा, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ए, स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम, बी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, सी, रीना रे, डी, श्री संजय धोत्रे। तो इसका उत्तर है ए, स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम। मई 2016 में श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार आपको रिपीट करा देंगे, क्योंकि हम सभी शिक्षक साथी हैं, दिन भर काम के बोझ में दबे हुए रहते हैं, पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है और परीक्षा हमारे सर पे रहता है। इसलिए आप सिर्फ वीडियो को चालू करके भी रख देंगे तो सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को 2 से 3 बार सुन लिया करें, प्रश्न याद हो जाएगा। अब इसी क्रम में दूसरा प्रश्न हमारा है, किस वर्ष तक अध्ययन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। ए, 2021, बी, 2025, सी, 2028, डी, 2030।
2030, तो इसका उत्तर है डी 2030, अर्थात वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीए डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इन डिटेल कि 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीए डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, इन निम्न में से कौन 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे? ए वसुधा कामत, बी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, सी केजे अल्फोंस, डी रामशंकर कुरिल। तो इसका उत्तर है बी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। अब जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात जीईआर को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ए 25%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। तो इसका उत्तर है डी 50%। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात जीईआर को 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% तक करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। अब साथियों, अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा डैश की स्थापना की मांग की गई है। ए बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, बी उच्च शिक्षा आयोग, सी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांचवा का उत्तर है सी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अर्थात एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की मांग की गई है। एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापना की मांग की गई है। इसको थोड़ा सा इन डिटेल, चूँकि ये हमारे सेट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की मांग की गई है। अब 6 नंबर, भारत द्वारा सतत विकास एजेंडा 2030 कब अपनाया गया है? ए 2012, बी 2016, सी 2015, डी 2018। तो इसका उत्तर है 2015। भारत द्वारा सतत विकास एजेंडा 2030 कब अपनाया गया था? तो सी 2015। अगला 7वां, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है? ए परिवर्तन, बी संक्रमण, सी महंगाई वृद्धि, डी कुपोषण। तो इसका उत्तर है ए परिवर्तन। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है? तो परिवर्तन के दौर से। 8वां, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ए 1990, बी 1986, सी 1992, डी 1988। तो इसका उत्तर है बी 1986, अर्थात राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1986 में की गई थी। 9वां, शिक्षा में प्रौद्योगिकी को गंतव्य न मानकर किसके समान माना गया है? ए अवसर के समान, बी भूमिका के समान, सी यात्रा के समान, डी सेवा के समान। तो साथियों, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। इसका उत्तर है सी यात्रा के समान, अर्थात शिक्षा में प्रौद्योगिकी को गंतव्य न मानकर यात्रा के समान माना गया है। 10वां, एनईपी 2020 के अनुसार वर्ष में कम से कम कितनी बार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ विशेष सामान्य विषय की परीक्षाओं की पेशकश करने के लिए काम करेगी? उत्तर है ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो इसका उत्तर है साथियों ए 2, अर्थात एनईपी 2020 के अनुसार वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ विशेष सामान्य विषय की परीक्षाओं की पेशकश करने के लिए काम करेगी। अब 11 नंबर, सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा के लिए एसईडीजी पर विशेष जोर देने के साथ स्कूली शिक्षा के दायरे को डैश और डैश शिक्षा मोड को शामिल करते हुए सीखने के लिए कई मार्गों को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक किया जाएगा। ए औपचारिक, गैर औपचारिक, बी गैर औपचारिक, कठोर, सी औपचारिक, अनौपचारिक, डी कठोर और औपचारिक। तो इसका उत्तर है ए औपचारिक, गैर औपचारिक। साथियों, ये प्रश्न भी बहुत वीवीआई है, हमारे सेट का टॉप मोस्ट वीवीआई है, इसको आप लोग
टिक आउट कर लेंगे, क्योंकि मेरा जो श्रृंखला है इसमें जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन सब होता है उसको निश्चित रूप से शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो इसके पूर्व भी आपको इससे संबंधित 2 सीरीज एक सीरीज जारी किया जा चुका था, ये दूसरा सीरीज है, एक सीरीज और जारी किया जाएगा। तो अब 12वां नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ए, प्राथमिक कक्षा में देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा, बी, बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं, सी, बाल्यावस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक कक्षाएं, डी, बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो इसका जो उत्तर है डी, बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, अर्थात NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा है। अब 13, किस चरण में छात्रों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय परंपरा से प्रेरक कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा? ए, मध्य चरण, बी, पारंपरिक चरण, सी, प्राथमिक चरण, डी, बुनियादी चरण। तो इसका उत्तर है साथियों ए, मध्य चरण, अर्थात मध्य चरण में छात्रों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय परंपरा से प्रेरक कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत भी आई है। आपको मैं बुनियादी चरण, प्रारंभिक चरण और मध्य चरण के विषय में थोड़ा सा इन डिटेल बता दूं कि जो बुनियादी चरण है साथियों वो 3 से 5 वर्ष के बीच का होता है। बुनियादी चरण आप लिख लें, चूंकि CDP में शब्दों के जालों को घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुनियादी चरण 3 से 5 वर्ष का होता है। इसमें बच्चा अपनी गतिविधियों में घर के अंदर और बाहर खेल, पहेली, तार्किक सोच, समस्या समाधान, कला, पेंटिंग आदि की खोज करता है और सीखता है। अगला चरण है प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण 18 से 11 वर्ष के बीच होता है। प्रारंभिक चरण 18 से 11 वर्ष। इस चरण के दौरान बच्चा परियों की कहानियां और काल्पनिक कहानियों की ओर अधिक आकर्षित होता है। अगला चरण है मध्य चरण 11 से 14 वर्ष। मध्य चरण 11 से 14 वर्ष। इस चरण में नैतिक विकास अपने चरम पर होता है, इसलिए छात्रों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय परंपराओं की प्रेरक कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा। तो और अंतिम चरण है मध्य चरण 11 से 14 वर्ष। मध्य चरण है 11 से 14 वर्ष। इस चरण में नैतिक विकास अपने चरम पर होता है, इसलिए छात्रों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय परंपराओं से प्रेरक कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा। तो साथियों इस तरह ये आपको मैंने चरण बताया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 14, NEP 2020 किसकी सिफारिश करती है? NEP 2020 किसकी सिफारिश करती है? ए, बहुभाषावाद, बी, एक भाषावाद, सी, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, डी, आकलन का मानकीकरण। तो इसका उत्तर है ए, बहुभाषावाद, अर्थात NEP 2020 बहुभाषावाद का सिफारिश करती है। अब जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, मूल्यांकन के संदर्भ में NEP 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? ए, रिपोर्ट कार्ड दूसरों की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्देशित करते हैं। बी, वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड। सी, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। डी, योगात्मक एक आयामी रिपोर्ट कार्ड। तो 15 नंबर का उत्तर है साथियों सी, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, अर्थात मूल्यांकन के संदर्भ में NEP 2020 में छात्रों के लिए 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। साथियों ये क्वेश्चन भी टॉप मोस्ट भी आई है, आप इसको निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे, और नहीं टिक आउट करते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। रैपिड रिकॉल के माध्यम से जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उसको आपको प्रत्येक दिन दिया जाता है, बार बार रिकॉल करवाया जाता है, तो रिकॉल के माध्यम से आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अब अगली श्रृंखला 16 नंबर, NEP 2020 किस पर बल देती है? ए, परीक्षा के लिए पढ़ना, बी, स्मरण आधारित शिक्षा, सी, अभ्यास और ड्रिल, डी, वैचारिक समझ। तो इसका उत्तर है डी, वैचारिक समझ। NEP 2020 वैचारिक समझ पर बल देती है। 17 नंबर, NEP 2020 के अनुसार अधिगम डैश होनी चाहिए। NEP 2020 के अनुसार अधिगम डैश होनी चाहिए। ए, विषय वस्तु अभिमुखी, बी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, सी, प्रयोगात्मक, डी, व्यवहारात्मक। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो आपने सही बनाया है, प्रयोगात्मक। इसका उत्तर है प्रयोगात्मक, अर्थात NEP 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। अब 18 नंबर, NEP 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 5 प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? अ,
आरंभिक स्तर, ब मध्य स्तर, स बुनियादी स्तर। अब जो इसका ऑप्शन है साथियों, ए केवल अ, बी केवल ब, सी अ और स, डी ब और स। तो 18 नंबर का जो उत्तर है वो सी है, अर्थात अ और स। तो अ में है आरंभिक स्तर और स में है बुनियादी स्तर। तो साथियों ये 18 नंबर क्वेश्चन भी हमारा टॉप मोस्ट VVI है, इसको भी आप लोग निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? ए संज्ञानात्मक, सामाजिक आध्यात्मिक, बी संज्ञानात्मक भौतिक, सी संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक, डी भौतिक क्रियात्मक मनोवैज्ञानिक। तो 19 नंबर का उत्तर है सी संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक, अर्थात NEP 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। अब 20 नंबर, NEP 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई? ए MHRD, बी NCERT, सी NCTE, डी NIEPA। तो साथियों 20 नंबर का जो उत्तर है वो है बी NCERT, अर्थात NEP 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी NCERT को दिया गया। अब 21 नंबर, NEP 2020 किस पर जोर देती है? NEP 2020 किस पर जोर देती है? ए पाठ्यचर्या का लचीलापन, बी पाठ्यचर्या का मानकीकरण, सी पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, डी पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। तो 21 नंबर का उत्तर है पाठ्यचर्या का लचीलापन, अर्थात NEP 2020 पाठ्यचर्या का लचीलापन पर जोर देती है। अब 22 नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। ए अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, बी वेधन और अभ्यास पर आधारित, सी पाठ्यपुस्तक और शिक्षक केंद्रित, डी परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। तो इसका उत्तर है ए अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, अर्थात NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी होनी चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? ए उपयुक्त इमारती ढांचा, बी प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा निजी शिक्षक, सी अनिवार्य विशेष शिक्षा, डी उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो इसका उत्तर है सी अनिवार्य विशेष शिक्षा, अर्थात दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में अनिवार्य विशेष शिक्षा प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया। अब 24 नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ए अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, बी विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सी बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, डी द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो साथियों इसका उत्तर है सी बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, अर्थात NEP 2020 में बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ का कथन प्रस्तावित है। अब 25 नंबर, NEP 2020 क्या प्रस्तावित करती है? NEP 2020 क्या प्रस्तावित करती है? हमारा ऑप्शन है पहला, विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, दूसरा विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, तीसरा रटंत अधिगम को महत्व देना, चौथा विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो जो इसका उत्तर है साथियों वो ए है, अर्थात दूसरा और चौथा। तो दूसरा हमारा है विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि और चौथा है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, अर्थात NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि हो और विवेचनात्मक चिंतन का महत्व हो। अब साथियों जो हमारा रैपिड रिकॉल का जो सेगमेंट है वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन साथियों अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लग रहा हो, आपको लगे कि इस सेगमेंट को पढ़ने के बाद आप जो है सो आपको फ़ायदा मिल रहा हो, किसी भी TET परीक्षा में या BPSC के जो अभी परीक्षा होने वाला है उसमें
या HTET का, UP टेट का, या NVS का, या KVS का, या किसी भी तरह की परीक्षा में, तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है। और शेयर निश्चित रूप से करेंगे कि जो भी शिक्षक साथी हैं उसको फ़ायदा उठा सके। अब हम जो VVI रैपिड रिकॉल का जो 10 प्रश्नों का मोस्ट VVI सेट है उसको हम बोलते हैं। आपने उत्तर अगर लिखा होगा तो ठीक, नहीं लिखा होगा कोई बात नहीं, मैं आपको बोलते जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा। पहला है अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है, इसका उत्तर है खेल से। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है खेल से। दूसरा है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था, तो इसका उत्तर है विलियम हिली। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। अब तीसरा है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, इसका उत्तर है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, अर्थात संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत पर जोर देता है, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। चौथा है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, इसका उत्तर है किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, इसका उत्तर है साथियों किशोरावस्था। अब पांचवा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो इसका उत्तर है 4। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है, तो 4। अब छठा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, तो इसका उत्तर है 11 वर्ष के बाद। इसका उत्तर है 11 वर्ष के बाद साथियों, इसका उत्तर है 11 वर्ष के बाद। अगर आप नहीं लिखे हैं तो अपने कॉपी कलम पे निश्चित रूप से लिखे, हम आहिस्ता आहिस्ता इसका उत्तर बता रहे हैं। इसका ये सेगमेंट जोड़ने का यही है कि आप अपने दिमागों पे थोड़ा सा जोर देके आप जब रिकॉल करेंगे तो आपको प्रश्न याद होगा। अब 7वां नंबर है हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है, इसका उत्तर है बाल्यावस्था में। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता का संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में। अब 8वां हमारा है जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया सार्टेन ने। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया सार्टेन महोदय ने। अब जो 9वां क्वेश्चन है डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया, तो इसका उत्तर है मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। 10वां क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है, तो आंख हाथ संबंधन। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है, तो आंख और हाथ का जो है सो संबंधन हो जाता है, अर्थात बच्चा जो है सो आंख और हाथ को सही से मिला के कोई काम कर सकता है। अब साथियों ये सेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube पर निश्चित रूप से कमेंट करेंगे कि आपको ये किस तरह सहयोग कर रहा है। और निश्चित रूप से एक विनम्र निवेदन कि आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथियों इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।